सो डियर स्टूडेंट्स, आज अगेन हम सप्रेशन ऑफ वेरिएबल से देख रहे हैं। लास्ट टाइम आपने हीट कंडक्शन इन रॉड वो डिटेल में चेक किया और समझा, थोड़ी फिजिक्स भी उसमें थी। आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था वो। तो आज के लेक्चर में भी हम नाम हीट इक्वेशन को देखेंगे। और अब जिस तरह लास्ट प्रॉब्लम अगर आपको याद हो तो यू एक्स ऑफ ज़ीरो जो था वो एफ ऑफ एक्स हमने जनरलाइज करके हल किया था। तो अब कुछ प्रॉब्लम हम देखें जिसमें यू एक्स ऑफ ज़ीरो या ये बाउंड्री कंडीशंस आपकी चेंज होती रहे। अब मैंने इस केस में यू एक्स ऑफ ज़ीरो लिख लिया है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। तो अब इस तरह के प्रॉब्लम को हम कैसे डील करेंगे? तो तरीकाकार वही है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का। मैं थोड़े से स्टेप्स जल्दी करूंगा कि अगेन आप u एक फंक्शन लेते हो जिसमें प्रोडक्ट होती है एक्स ऑफ एक्स और टी ऑफ टी की। इससे आपके पास एक दो डिफरेंशियल इक्वेशंस जनरेट होती हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होती है टी के अंदर और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होती है एक्स के अंदर। तो ये चीज़ें भी आपको पता हैं। अब देखें, ये बाउंड्री कंडीशंस लास्ट टाइम हमारी काफ़ी डिटेल्स में डिस्कशन हो चुकी है कि एक्स ऑफ जीरो एक्स ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। ये एक्चुअली आपकी इस बाउंड्री कंडीशन से ही बना है, यू जीरो ऑफ टी यू वन ऑफ टी। इससे जो दो बाउंड्री कंडीशन हमें हासिल होती हैं वो ये होती हैं, एक्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो और एक्स ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके लिए जो होगी वो डेफिनेटली यू एक्स ऑफ जीरो वाली कंडीशन से बनेगी। अगर हम आप इसको हल करें तो अगेन आपके पास कॉम्प्लेक्स में आंसर आते हैं c1 sin kx प्लस c2 cos kx। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद यहाँ तक हमारा तकरीबन रिजल्ट्स यही आ रहे हैं, c1 sin k। तो यहाँ से k आपके पास आ जाता है 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन। या आप ये भी लिख सकते हैं, ये बस लिखने का अंदाज है, आप इसमें वही लिख सकते हैं इसको k इज इक्वल टू n पाई और n वेरीज 1 2 3 एंड सो ऑन। अब उधर से जब आप टी ऑफ टी का सोल्यूशन लेते हैं तो आपके पास ये आंसर आता है सी थ्री ई की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी। ये वो लेमडा की वैल्यू पुट करने के बाद अगेन ये आंसर यहाँ तक तो वही है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे। कंबाइंड सोल्यूशन आपके पास ये आ जाता है यू एक्स ऑफ टी का, और इसमें सिर्फ हमने अब ये बी एन कॉन्स्टेंट्स निकालना है। अब ये जो बी एन कॉन्स्टेंट आपको पता है, मैंने बताया था ये फोरियर सीरीज से निकलेगा। और अब हम प्रोसेस में यू एक्स ऑफ जीरो पुट करते हैं। अब यू एक्स ऑफ जीरो प्रेजेंट केस में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, और अब जब हम एक्स ऑफ जीरो मीन्स टी को जीरो पुट करते हैं तो ये टी वाली टर्म एब्सेंट हो जाएगी, बाकी बचेगा बी एन साइन एन पाई एक्स। अब ये जो बी एन है ना, ये एक्चुअली ये पूरी सीरीज है। इस सीरीज को हम कहते हैं फोरियर सीरीज, और इसमें बी एन है इसे कहते हैं फोरियर सीरीज का कोफिशिएंट ऑफ फोरियर सीरीज। तो इस कोफिशिएंट को निकालने का जो फार्मूला मैंने बताया था आपको वो वही है 2 बाय एल। एल यहाँ पे अब 1 था, वो अगेन अगर हम इन कंडीशंस को देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो बाउंड्री कंडीशंस हैं इस प्रॉब्लम की। तो देखें ना, लेंथ जो है वो 0 से 1 तक है, ये एल है ना, तो 0 से 1 तक लेंथ है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से 1 तक। ओके, तो जब हमने इसको 0 से 1 तक इंटीग्रेट किया तो ये आपके पास आ गया 2 बाई 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, और ये एफ ऑफ एक्स ये वाला एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। उसके साथ आपको पता है कि ये सिर्फ ये मल्टीप्लाई होता है साइन एन पाई एक्स। तो अब आपने सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो अब ये इंटीग्रेशन डी एक्स पे है, तो जब ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो अब ये आपका एक्चुअली यहाँ पे अब प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, तो ये इंटीग्रेशन आपने खुद सॉल्व करनी है। इसको लिख लेना है एक्स साइन पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन पाई एक्स। तो जो प्रोडक्ट रूल है बाय पार्ट से जो इंटीग्रेशन आप करते हैं, ये उस तरह इंटीग्रेशन करके आपने ये आंसर लिखना है। तो मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। अब सिर्फ आपने इसकी लिमिट्स अप्लाई करनी है, और लिमिट्स अप्लाई करते वक्त क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखें तो ये काज एन पाई एक्स है, तो जब भी हम ये लिमिट अप्लाई करते हैं तो जीरो पे तो काज जीरो हमेशा 1 आंसर जनरेट करेगा, और जब हम 1 अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा एन पाई। अब काज ऑफ एन पाई जो होता है उसका आंसर पॉजिटिव 1 भी हो सकता है, नेगेटिव 1 भी हो सकता है। पॉजिटिव 1 कब होगा? जब एन इवन होगा। नेगेटिव 1 कब होगा? जब एन ऑड होगा। तो इसलिए यहाँ पे एन की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरह मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में भी आपने ये चीज़ें सीखी हुई हैं कि cos n पाई जो होता है वो -1 की पावर n, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या आपने जो प्रीवियस तरीका देखा था इसको हम पीस वाइज फंक्शन में लिख सकते हैं कि n इवन हो तो +1 हो जाएगा, तो उसका आंसर ये 2 हो के 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और जब ये आड होगा तो ये -1 ही रहेगा, तो फिर ये आपके पास ना 0 जनरेट करेगा आंसर। तो एट द एंड हमने जब bn की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है ux ऑफ t का। आप अपना हाथ रेज कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज यहाँ तक समझ ना आई हो। मैं फिर अगली एग्जांपल पे चलता हूँ, क्योंकि अगली एग्जांपल जितनी भी हमने एग्जांपल्स की हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। शाबाश। तो किसी ने हाथ रेज नहीं किया, इसका मतलब यही है कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल नेक्स्ट, अगर आप गौर करें तो अब इसमें यह है कि u सब t इज इक्वल टू यू एक्स एक्स, प्रॉब्लम वही है, यू एक्स अब जीरो भी वही है, लेकिन अब ये बाउंड्री कंडीशंस चेंज है। अब जरा गौर करें, अब बाउंड्री कंडीशंस u पे नहीं है बल्कि u के पहले डेरिवेटिव के ऊपर है। ये यू एक्स जीरो ऑफ टी इज इक्वल टू यू सब एक्स वन ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आप देखें तो ये प्रॉब्लम जो है वो सिमिलर है प्रीवियस प्रॉब्लम से, एक्सेप्ट बाउंड्री कंडीशंस डिफरेंट है। वहां बाउंड्री कंडीशंस u के ऊपर थी, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस आपके पास u के डेरिवेटिव के ऊपर हैं। अब अगेन आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो वही है कि u आपने लेना है प्रोडक्ट फॉर्म में, अगेन सिमिलर वही दो इक्वेशंस बनेगी, यहाँ तक प्रोसेस बिल्कुल सेम है यहाँ तक। लेकिन अब देखें ये डिफरेंस आया है, क्योंकि कंडीशंस बाउंड्री के ऊपर हैं, सॉरी डेरिवेटिव के ऊपर हैं, तो इस वजह से अब जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे उसके लिए आप ये दो बाउंड्री कंडीशंस यूज करेंगे, एक्स डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और एक्स डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अगेन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स का सोल्यूशन बनता है ना, c1 sin के एक्स प्लस c2 cos के एक्स। इसको आप हल करेंगे तो अब आपका आंसर जो है वो कुछ इस अंदाज में आएगा। अब आपका c1 0 होगा, c2 जो है वो नॉन जीरो होगा। तो अब आपका पिछले सारे प्रॉब्लम में आंसर आपको पता है साइन के एक्स आ रहा था एक्स का, क्योंकि ये वाला कोफिशिएंट जीरो हो रहा था। इस केस में ये कोफिशिएंट जीरो हो रहा है और ये नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दफा आपका आंसर में cos n पाई x आएगा। तो ये एक डिफरेंस है जो अभी आपने प्रॉब्लम्स नहीं किए थे। ये डिफरेंस क्यों आया है? ये डिफरेंस इस वजह से आया है कि अब हमारी बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो डेरिवेटिव्स के ऊपर थी, और जब डेरिवेटिव्स के ऊपर थी तो साइन वाला जो कोफिशिएंट है वो जीरो हो गया है और जो कॉस वाला कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो हुआ है। तो अब हमारा आंसर में थोड़ा सा ये चेंज आया है कि अब आंसर में यहाँ पे cos n पाई x आया है। अगेन दिस इज फोरियर सीरीज, अगर हम यू एक्स ऑफ जीरो पुट करें एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा ए एन कॉस एन पाई एक्स। तो अब फोरियर सीरीज इसको कहते हैं कोसाइन फोरियर सीरीज, क्योंकि अब इसमें कॉस आ चुका है ना। अब इस फोरियर सीरीज को हल करने का थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट तरीका है। अब साइन वाला तो n जीरो से शुरू होता है, n वन से शुरू होता है, सॉरी साइन वाला याद रखना, और कॉस वाला n जीरो से शुरू होगा। हम जीरो वाली टर्म पहले निकाल लेते हैं, मतलब n को जीरो पुट कर दिया तो जहां जहां n है वहां वहां जीरो पुट करेंगे, तो देखें ए n की जगह ये आ जाएगा a नॉट, ठीक है, और का जीरो क्या होता है हमारे पास 1, तो यहाँ पे a नॉट। ये हमने फोरियर सीरीज के बारे में इक्वल लिखा है, तो यहाँ पे फोरियर सीरीज की पहली टर्म जब कॉस वाली टर्म्स हो तो a नॉट ओवर 2 होती है, और साइन वाली में ये चीज नहीं होती, याद रखना। आप जब कभी कॉस आएगा तो ये फोरियर सीरीज होती है। या अगर आप ये ना भी याद रखो तो अब आपको ए एन भी निकालना है और ए नॉट भी निकालना है, इनके दो थोड़े से डिफरेंट फार्मूले। ये देखें मैंने, अगर आप ये चीज ना भी याद रखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फोरियर सीरीज लिखी हुई है। असल चीज ये है क्योंकि अब एन जीरो से शुरू हो रहा है। अगर आप प्रीवियस प्रॉब्लम में दिखा दूं तो वो मेरे एन जो है वो 1 से शुरू हो रहा था। प्रीवियस प्रॉब्लम में आपको दिखाता हूँ, ये वाला अगर आप देखें जिसमें साइन आ रहा था और ये फोरियर सीरीज, ये देखें फोरियर सीरीज कहाँ शुरू हो रही है 1 से, लेकिन अब इस केस में जो फोरियर सीरीज है वो शुरू हो रही है 0 से। अब देखें यहाँ पे 0 है, तो अब आपको जब ये 0 से शुरू होगी तो अब आपने दो कोफिशिएंट्स निकालने हैं, एक ए नॉट और एक ए एन। ए एन तो वैसे ही निकलेगा जैसे ए बी एन निकला था या साइन के सीरीज में, साइन के केस में निकला था। अब देखें फर्क वही है, यहाँ पे साइन की जगह कॉस आ गया, इसकी इंटीग्रेशन तो वैसे ही होगी। और अब ए नॉट में क्या होगा, ये कॉस क्योंकि 0 1 हो जाता है तो इसकी सिर्फ x माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, तो यहाँ से देखें ए नॉट हमारे पास आ गया 1/3। तो ये फर्क है ए नॉट और ए एन में। ए नॉट आप कैसे निकालेंगे, जब n को यहाँ 0 पुट कर देंगे
तो cos 0 1 हो जाएगा, सिंपल f ऑफ x की इंटीग्रेशन आ जाएगी, u x ऑफ 0 के बराबर जो चीज होगी उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। यहाँ से a नॉट निकल आया जो कि आ गया 1/3 और आगे आ गया an वैसे निकलेगा जैसे हमने पिछले एग्जांपल में bn निकाला था और उसमें क्या था, ये x माइनस एक्स स्क्वायर, वहां पे sin n पाई x था, यहाँ पे आ गया cos n पाई x। अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, अब जिस तरह साइन की इंटीग्रेशन cos में चली जाती है, cos की इंटीग्रेशन साइन में हो जाएगी। अब आपको यहाँ देखें हर जगह पे साइन नजर आता है। अब साइन जो होता है ना, वो आपके पास साइन की वैल्यू भी अब जो इवन और ऑड पे हम पुट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आता है, इसका भी आंसर आता है -1 की पावर n, -2 ओवर n क्यूब इंटू पाई क्यूब। ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने इसका आंसर लिखा है। साइन 0 जो आपके पास है वो तो 0 होता है। अब आपके पास ये देखें फाइनल आंसर आ गया यू एक्स ऑफ टी। अब ये 1/3 क्या नजर आ रहा है आपको, 1/3 आपको ये ए नॉट की वैल्यू नजर आ रही है, ए नॉट बाई 2 जो आपके पास है 1/3 है और प्लस आगे फिर हमने उसी तरह पूरा सोल्यूशन लिखा है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आया है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस था कि आपने जो कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे कैलकुलेट करनी है। अगेन मैं यहाँ पे रुकता हूँ और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो चीज़ थी स्पेशली ए नॉट वाली, क्या आप लोगों को ये समझ आ गई है? आफाक? जी सर। गुड, ओके, बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ आ गई है तो जी। सर ये इसमें लिमिट दोबारा अप्लाई करनी है, ये जो 1 और 0 है, फर्स्ट लिमिट सेकंड लिमिट? हाँ ये तो अप्लाई करनी पड़ती है ना, तभी आंसर 1/3 आया है ना। हाँ लिमिट्स तो अप्लाई करनी पड़ती हैं। ठीक है, आगे चलें फिर। ओके, ये कुछ ग्राफ भी दिखाए हुए हैं दोनों फंक्शंस के। ये पहले सोल्यूशन था, दूसरा सोल्यूशन था, इसका ये इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। एनीवेज हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगेन बड़ी इंटरेस्टिंग है और अगेन डिफरेंट है। अब इसमें देखें अगर तो ये जो हीट कंडक्शन इक्वेशन है, पहली बात तो लेंथ इसकी 0 से 2 तक है, वहां पे 0 से 1 तक थी। दूसरी बात ये है कि अगर हम बाउंड्री कंडीशन पहले देखें, अब एक बाउंड्री कंडीशन u पे है, एक उसके डेरिवेटिव पे है। अब देखते हैं ये आंसर इसका क्या आएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बन गया। पिछले में क्या था, पहली एग्जांपल जो हमने की थी उसमें ये था कि दोनों u पे थी। अभी जो रिसेंटली सॉल्व की जिसमें काज आया था दोनों डेरिवेटिव पे थी। अब इसमें एक डेरिवेटिव पे कंडीशन है और एक डेरिवेटिव के बगैर है। और अगर आप ux ऑफ 0 भी देखें तो वो भी पीस वाइज है, ये भी दो हिस्सों में डिफाइन है कि 0 से 1 के लिए इसकी वैल्यू x है और 1 से 2 के लिए 2 माइनस x है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम देखते हैं। थोड़ा सा आप अटेंशन करेंगे तो ये भी आप सीख लेंगे। अगेन स्टार्टिंग पॉइंट वही, यहाँ तक अगेन आप वही जाएंगे। अब देखें बाउंड्री कंडीशन में क्या फर्क आया। अब एक बनी डेरिवेटिव के बगैर और एक बनी डेरिवेटिव के साथ। तो x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और x डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो आइए जरा देखते हैं अब कौन सी टर्म सरवाइव करती है। अगेन x ऑफ x का आंसर तो ये होता है c1 sin kx c2 cos kx। अब हम पहली कंडीशन पुट करते हैं, x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो यहाँ से c2 जो आपके पास है वो 0 हो जाएगा। ये c1 sin 0 प्लस c2 cos 0। और अगर हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी क्या थी, दूसरी आपके पास कंडीशन थी x डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। x डैश ऑफ 1 इसी का डेरिवेटिव ले लें तो ये आ जाएगा c1 के cos के x माइनस c2 के sin के x और x जगह 1 पुट कर देंगे। तो अब जब x जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा c1 के cos 2 के माइनस c2 के sin 2 के इज इक्वल टू 0। अब ये जो कंडीशन है इसमें sin 0 0 होता है तो c1 खत्म हो गया। अब यहाँ से cos 0 1 होता है तो यहाँ से c2 0 हो गया। तो हमें यहाँ से पता चल गया ये c2 कांस्टेंट है वो 0 है। तो अब जब हम c2 0 रखेंगे तो अब यहाँ पे ये टर्म खत्म हो जाएगी, यहाँ से बचेगा c1 के cos 2 के इज इक्वल टू 0। अगेन अब k 0 तो यहाँ से cos 2 के 0 आएगा। इससे पहले हर एक प्रॉब्लम में sin k 0 आ रहा था,
अब साइन के जब 0 होता था तो मैंने बताया था कि साइन के जो है के इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई, ऐसी बात है। अब यहाँ पे कॉस कहाँ कहाँ 0 होता है, कॉस बच्चों याद रखना पाई बाय 2, कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है। इसके बाद कॉस 270 0 होता है। अच्छा, इसके बाद कॉस जो है वो आपके पास 540 पे 0 होगा। मतलब 90 को आप ऑड से मल्टीप्लाई कर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो जहां जहां कॉस की वैल्यू 0 होती जाएगी। पाई बाय 2, ठीक है, फिर ऑड से मल्टीप्लाई करो 3 पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 2, फिर 7 पाई बाय 2, फिर 9 पाई बाय 2। जितने भी पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल होते हैं, ताक उसका जो मल्टीपल कोफिशिएंट होता है उस पे कॉस 0 होता है। तो अब सोच रहे होंगे यहाँ पाई बाई 4 क्यों लिखा हुआ है, इसलिए कि ये 2k 0 है ना, तो ये एक्चुअली 2k आएगा। 2k इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो जब k निकालेंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा पाई बाय 4। अगला आना चाहिए 3 पाई बाय 2, ये 2 जब डिवाइड होगा ये बन जाएगा 3 पाई बाय 4। अगला आएगा 5 पाई बाय 2, जब ये 2 डिवाइड करेंगे तो 5 पाई बाय 4 एंड सो ऑन। और ये इसका जनरल तरीका लिखने का होता है। अब देखें ना 2n एक इवन नंबर है, अब इवन नंबर में से एक माइनस करेंगे तो पीछे ऑड नंबर बच जाएगा, तो 2n माइनस 1 जो लिखा हुआ है ये एक ऑड नंबर लिखा हुआ है, ताक नंबर लिखा हुआ है, तो पाई बाय 4। मैं रिपीट करता हूँ 2n, n कोई नंबर जब किसी भी नंबर को 2 से ज़रब देंगे तो वो हमेशा जुफ्त बन जाएगा, चाहे वो ताक की नंबर n ताक की ना हो। 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, तो 2n याद रखना ये हमेशा इवन नंबर होता है। तो 2n इवन में से एक नंबर जमा कर दो या एक नंबर माइनस कर दो वो हमेशा ताक बनता है, तो इसलिए 2n माइनस 1 ये ऑड हो गया। पाई बाय 4 इसलिए आया कि 2k था, तो k की वैल्यू पाई बाय 4 बन गई, तो ये हमारे पास k आ गया। अब ये k हमने पुट करना है उस जगह पे, तो अब वहां पे हमेशा से पहले आपको पता है n स्क्वायर आता था, लेकिन अब इस केस में क्या आ रहा है 2n माइनस 1 पाई बाय 4। ये आपके पास टी ऑफ टी आया उधर से, क्योंकि C2 0 हो चुका है तो अगेन हमारे सोल्यूशन में साइन ही बचेगा। ये देखें साइन बचेगा, लेकिन अब इसमें ये टर्म चेंज हुई है। अब अगेन बी एन हम उसी तरह फोरियर सीरीज से हल करेंगे, लेकिन अब फोरियर सीरीज भी आपकी इस तरह है कि अब हमने देखा था जो यू जो है वो पीस वाइज फंक्शन था। अगर मैं आपको दिखा दूं दोबारा फंक्शन यू एक्स ऑफ 0 ये वाला था, अब ये दो हिस्सों में डिवाइड था। अब जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो डायरेक्ट 0 से 2 नहीं करेंगे। अगर तो ये 0 से 2 तक डिफाइन होता है एक फंक्शन तो फिर तो डायरेक्ट 0 से 2 इंटीग्रेशन होती थी, लेकिन अब क्योंकि ये पीस वाइज फंक्शन है तो अब आप इंटीग्रेशन को भी डिवाइड कर देंगे, वो 0 से 1 और 1 से 2 करेंगे। आए मैं आपको दिखाता हूँ ये कि सी जब हम आखिरी कांस्टेंट निकालेंगे, ये देखें फोरियर सीरीज लगाई b1, तो अब देखें मैंने इंटीग्रेशन क्या की 2 0 to 1, पहले 0 to 1 तक इंटीग्रेट किया, उसमें f of x रखा, और फिर इंटीग्रेशन की 1 to 2 और उसमें f of x को क्या रखा 2 minus x, बाकी साइन एज इट इज आ गया साथ साथ। अब आपने ये भी इंटीग्रेशन करनी है, ये भी इंटीग्रेशन करनी है, तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके लिए ये पूरा आंसर लिखा हुआ है। cos n pi अगेन -1 की पावर n होती है, तो आप इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है। सो आई होप सो कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगेन कुछ चीज अगर आपको कंफ्यूज कर रही है तो जल्दी से मुझे बताएं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। जी, इसमें इंपॉर्टेंट बात थी cos 2k 0, तो 2k की वैल्यू पहली इंपॉर्टेंट बात इसमें यह थी 2k जो है वो हमेशा 2n-1 पाई बाय 2 आएगा, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल। और उसके बाद दूसरी इसमें जो डिफरेंस था वो ये था कि यू एक्स ऑफ 0 वो पीस वाइज फंक्शन डिफाइन था, तो हमने इंटीग्रेशन को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, जैसे पीस वाइज फंक्शन था वैसे हमने इसको भी इंटीग्रेट कर लिया 0 to 1 और ये कर लिया 1 से 2। आई होप सो कि अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। जी डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इसके ग्राफ्स हैं जो सॉल्यूशंस के। हाँ पूछें, एनी प्रॉब्लम, अदरवाइज आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ये डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल है। अगेन अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अगर आप देखें तो अब u ऑफ 0 ऑफ t तो 0 है, लेकिन ये देखें ये u x 2 ऑफ t बराबर है -u 2 ऑफ t है।
तो ये प्रॉब्लम आप लोगों ने खुद हल करना है। इधर रेसोल्यूशन तो मौजूद है, लेकिन जो मैं अपने नोट्स दूंगा वो मैं यहाँ तक आपको दे दूंगा, इस पेज तक, ताकि आप ये प्रॉब्लम खुद हल करें। तो ये एक आपकी असाइनमेंट होगी। तो इसके बारे में आपको मैं समझा देता हूँ कि आपने करना क्या होगा। अगर आप थोड़ा गौर करें तो इसमें यू एक्स ऑफ ज़ीरो ये है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यू ज़ीरो ऑफ टी ज़ीरो है। और आप देखें ये बाउंड्री कंडीशंस पिछले जितने भी हमने एग्जांपल किए सबसे मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव वाली भी टर्म है और डेरिवेटिव के बगैर वाली टर्म भी मौजूद है। तो अगर कोई आप लोगों ने चीज़ पूछनी है तो पूछ सकते हैं आप लोग। तो इसके अलावा मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी दे दूंगा। एक तो ये आपने हल करना है खुद सब बच्चों ने, और इसके अलावा मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स और भी देता हूँ, वो आपको जब हैंड आउट्स में दूंगा तो उसमें वो आपको सेंड कर दूंगा। चलें फिर मैं अभी स्क्रीन क्या नाम है स्टॉप करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग, ताकि आप कोई